हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कब आप ये इस क्लास को देख रहे हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ बायोमोलिक्यूल्स का। बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा है उसका मैं आपको क्विक रिविजन कराऊंगी एंड उसके बाद वी विल बी स्टडिंग हमारे कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो आज की आपकी इस क्लास में जितना भी आपका कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट है वो सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने कॉपी किताब खोल के बैठ जाना क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा बनाने होंगे आपको। अच्छे से आराम से पीछे होकर बैठ जाती हूँ, अच्छे से दिख रही होंगी है ना, फुल क्लैरिटी के साथ। तो किसी भी प्रकार की प्लीज स्पैमिंग मत कीजिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको डाउट ना ही रहे, पर फिर भी अगर रह जाए तो प्यार से तमीज से कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब एक बारी जल्दी से आप लोगों को एक क्विक रिविजन दे देती हूँ कि हम लोगों ने इसके जो लेक्चर 1 है उसमें क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। हमने पढ़ा कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब कार्बोनिल ग्रुप बेटा आपके दो तरीके के होते हैं, एक हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया एंड एक हमारा कीटोनिक ग्रुप हो गया। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि भाई कार्बोनिल के साथ साथ OH भी मौजूद रहना चाहिए। फिर हमने ये पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, जो या तो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं या एसिटल और हेमी एसिटल या एसिटल के फॉर्म में। अब हेमी एसिटल कैसे बनता है, मैंने लिया आपका एक कार्बोनिल ग्रुप, उसके ऊपर मैंने ROH का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया, हेमी एसिटल बन गया। हेमी एसिटल के ऊपर फिर वापस से ROH का टैग कराया, एसिटल बन गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही जल्दी जल्दी से आगे चलते हैं। अगर किसी को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना है तो इसके लेक्चर नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। फिर हमने बोला कि भाई एल्डोज क्या होता है, कई बार ये शब्द सुना जाता है। तो एल्डोज हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को। ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। फिर एल्डिहाइडिक जो ये एल्डोज है आपका, ये 3 तरीके का होता है, एल्डो ट्रायोस, एल्डो पेंटोस एंड एल्डो हेक्सोस। ट्रायोस इस 3 कार्बन, पेंटोस इस 5 कार्बन, हेक्सोस इस 6 कार्बन। एल्डो ट्रायोस है आपका ग्लिसरैल्डिहाइड, एल्डो पेंटोस है आपका राइबोस अराबिनोस जाइलोस, एल्डो हेक्सोस है आपका ग्लूकोज मैनोज एंड गैलेक्टोस, यानी कि ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है और 6 कार्बन होते हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कीटोज के बारे में। कीटोज क्या होते हैं आपके पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम बोलते हैं। अब कीटोज भी आपके दो तरीके के होंगे, कीटो ट्रायोस, कीटो हेक्सोस। कीटो ट्रायोस होगा आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटेन, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटेन आपका ऐसा इकलौता कार्बोहाइड्रेट है जो कायरल नहीं है। कायरल ना होने का क्या मतलब है कि भाई कायरल कार्बन वो होते हैं ना जिनके चारों ग्रुप्स डिफरेंट रहते हैं। अब अगर मैं इस वाले कार्बन को देखूं, ये जिसके ऊपर स्टार मारा है मैंने, इस वाले कार्बन के एक तरफ CH2OH, दूसरी तरफ भी CH2OH और इसके एक तरफ ऑक्सीजन है, तो ये हमारा कायरल कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इज द ओनली कार्बोहाइड्रेट विच इज नॉट कायरल। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नोट डाउन करना है, वो पिछली क्लास में नोट डाउन नहीं कर पाया था तो कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं कीटो हेक्सोस। कीटो हेक्सोस एग्जाम्पल है हमारा फ्रक्टोस एंड सार्बोस। ओके, आगे चलते हैं जल्दी जल्दी से। उसके बाद फिर हमने नोट डाउन करे थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या था कि जो हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोस होता है उन दोनों का फॉर्मूला सेम है, सेम माने C6H12O6 है। फिर इन दोनों में फर्क क्या है मैम, फर्क ये है कि इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है एंड कीटोज में आपका कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। आई बात समझ में। अब ये पॉइंट भी लिखवा दिया मैंने कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अलावा जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। फिर मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना वो D और L हो सकते हैं। अब बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होगी बिटवीन स्मॉल d एंड कैपिटल D, कि भाई स्मॉल d और कैपिटल D में क्या फर्क है। स्मॉल d है बेटा आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड जो ये कैपिटल D है आपका, ये आपकी कन्फिग्रेशन बता रहा है। स्मॉल d आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी माने कि भाई कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस तरफ रोटेट कर रहा है।
प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर राइट की तरफ रोटेट कर रहा है तो वो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर लेफ्ट साइड कर रहा है तो वो आपका लेवो रोटेटरी कंपाउंड है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम स्मॉल डी या स्मॉल एल से बताते हैं। कैपिटल डी जो है आपका वो कन्फिगरेशन बताता है। अब कन्फिगरेशन किसके हिसाब की कन्फिगरेशन, एक कंपाउंड है हमारा ग्लिसर एल्डिहाइड, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये कंपाउंड कैपिटल डी होगा या कैपिटल एल होगा। वो हम आगे अभी इसी सेशन में डिस्कस करेंगे, अभी रिवीजन में मैं आपको कराऊंगी। अब जो नेचुरल ग्लूकोज होती है हमारी वो बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, इसलिए उसको हम डेक्स्ट्रोज कहते हैं। नेचुरल फ्रक्टोज लेवो रोटेटरी होती है, इसलिए उसको हम लेव्यूलोज कहते हैं। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी प्लस ग्लूकोज। डी का क्या मतलब है कि वो डी कन्फिगरेशन है। प्लस का क्या मतलब है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ घुमा रही है, एंड ग्लूकोज तो है ही। D before the name of glucose represents the configuration, whereas plus represents the dextro-rotatory nature. ठीक है। अब ये जो नीचे वाली लाइन है ये हमारी NCERT की है, तो इसका हमें खास ध्यान रखना है। It should be remembered that D and L have no relation with the optical activity of the compound. They are not related to the letter D and L. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ज़्यादातर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी कैपिटल डी कन्फिगरेशन होती है। बट ये कैपिटल डी कन्फिगरेशन का मतलब क्या है मैम, हमें अब तक समझ में नहीं आया है। देखिए यहाँ पर आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। इस वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल में OH जो है आपका वो राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, इसलिए उसको मैं डी कह रही हूँ, कैपिटल डी कह रही हूँ। यहाँ पे आपका जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है, इसलिए उसको मैं L कह रही हूँ। नीचे भी आपकी सेम यही चीज लिखी गई है। इस ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करती हूँ मैं। कंपेयर किस हिसाब से करूंगी, एग्जाम्पल देखो, ये है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये है आपका लैक्टिक एसिड। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड में अगर राइट हैंड साइड OH लगा हुआ है तो उसे मैं कैपिटल D कह रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड OH लगा है तो उसे मैं कैपिटल L कह रही हूँ। वहीं पर ही लैक्टिक एसिड में राइट हैंड साइड पर OH है, इसलिए ये डी लैक्टिक एसिड है। इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसीलिए OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, इसीलिए L है। ठीक है, तभी तो L लिखा है इसके नीचे। तो ये हमारा D एंड L कन्फिगरेशन होती है। अब देखो इसको हम विद इन डिटेल विद इन डेप्थ तो समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। एक मिनट कुछ चला गया मेरे, ये हमारा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, पर जो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होगा वो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। अच्छा, अब किसी कार्बोहाइड्रेट को देखकर हम कैसे पता लगाएं कि ये डी है या फिर एल है। कार्बोहाइड्रेट्स में हम ना लोएस्ट कायरल कार्बन देखते हैं। जैसे फ्रक्टोस में लोएस्ट कायरल कार्बन है ये वाला, ये सबसे लोएस्ट है। काउंटिंग यहाँ से शुरू करी ना हमने, ये था 1, ये था 2, तो ये लोएस्ट है। अब लोएस्ट कायरल कार्बन, आप बोलोगे ये क्यों नहीं है लोएस्ट कायरल कार्बन, क्योंकि ये वाला कायरल है ही नहीं, इसके पास 2 H सेम हो गए ना, तो ये कायरल नहीं है। तो लोएस्ट कायरल हमारा 5वां वाला है। अब 5वें में जो OH है वो राइट हैंड साइड लगा है, तो इसलिए वो डी फ्रक्टोस है। इसमें 5वें में वो लेफ्ट हैंड साइड लगा हुआ है, इसीलिए वो L फ्रक्टोस है। यहाँ पर ये इधर लगा हुआ है तो D ग्लूकोज है, यहाँ पर ये लगा हुआ है तो L ग्लूकोज है। तो D एंड L इस हिसाब से हम बताएंगे। ठीक है, अब हमने बोला कि यार कार्बोहाइड्रेट्स को ना 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी है आपकी शुगर, दूसरी कैटेगरी है आपकी नॉन शुगर। शुगर कौन सी होती है, अपने घर में जो नॉर्मल चीनी मौजूद है उसी को ही इमेजिन कीजिएगा, उसी नॉर्मल चीनी की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, सो जो ये वाली हमारी चीनी है वो कैसी होती है, क्रिस्टलाइन होती है, वाटर सॉल्युबल होती है, स्वीट होती है, उसे हम मोनोसैक्राइड या डाइसैक्राइड में बांट सकते हैं। उसके बाद जो नॉन शुगर होता है वो अमॉर्फस होता है, वाटर इनसॉल्युबल है, टेस्टलेस है, और एग्जाम्पल में आपका पॉलीसैक्राइड आ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनोसैक्राइड की। मोनो वर्ड से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि एक होता है। मोनो मीन्स 1, सैक्राइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एक ही यूनिट प्रेजेंट रहता है, सो कंटेन 1 यूनिट। आप कभी उनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज मतलब आप उन्हें तोड़ नहीं सकते हो। उन्हीं चीजों को हम तोड़ेंगे ना बेटा जो 2 होंगे।
ठीक है, एक सिंगल चीज को कभी तोड़ नहीं सकते हैं हम, दो चीजों को ही तोड़ सकते हैं हम। एग्जाम्पल में मोनोसैकेराइड के आ गया आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगो वर्ड का मतलब होता है मेनी। ठीक है, सो 2 से 10 मोनोसैकेराइड वाले कार्बोहाइड्रेट्स को हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब ओलिगोसैकेराइड में भी आपकी 3 कैटेगरी है। डाइसैकेराइड यानी कि जिसमें 2 कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 3 सैकेराइड, ट्राइसैकेराइड जिनमें 3 कार्बोहाइड्रेट होते हैं, टेट्रासैकेराइड जिनमें 4 होते हैं, एंड सो ऑन, चीजें आगे चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे हमारी डाइसैकेराइड्स के बारे में। अब डाइसैकेराइड्स में 2 चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए कि भाई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस क्या होता है, फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में अल्फा ग्लाइकोसिडिक एंड बीटा ग्लाइकोसिडिक में क्या डिफरेंस रहता है, फिर उसमें हम 1,2 एंड 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हम बना रहे हैं माल्टोज। अब माल्टोज कैसे बनता है, आपका एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बना रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट पोजीशन पे जो OH लगा है उसका हाइड्रोजन जा रहा है, फोर्थ पोजीशन पे जो OH है वो पूरा का पूरा जा रहा है। तो रिमूवल कंपाउंड्स का कहां से हो रहा है, चीजों का रिमूवल कहां से हो रहा है, फर्स्ट कार्बन से एंड फोर्थ कार्बन से, इसीलिए इसको मैं 1,4 कहूंगी। अब ग्लिकोसिडिक ग्लिको नहीं होता, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज अ टाइप ऑफ लिंकेज जो 2 कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में आता है, जो 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में आता है। जैसे कोवलेंट बॉन्ड एक अलग तरीके का बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड एक अलग तरीके का बॉन्ड होता है, सिमिलरली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, जो 2 मोनोसैकेराइड्स के बीच में आता है। मैं इसे 1,4 क्यों कह रही हूं, ये भी हमें क्लियर हो गया। अब मैं इसे अल्फा क्यों कह रही हूं, अल्फा और बीटा में फर्क क्या होता है, तो आप OH की पोजीशन पे ध्यान दीजिए। इस वाले केस में जो OH है वो प्लेन से नीचे की तरफ है, इट इज प्लेन से डाउनवर्ड्स, है ना। आगे चलते हैं हम। अब इसमें जो OH है वो प्लेन से ऊपर है, तो जब भी प्लेन के नीचे OH होगा वो अल्फा बनाएगा, जब भी प्लेन के ऊपर OH होगा वो बीटा बनाएगा। इसलिए यहाँ पर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपका बना है। अंडरस्टूड, आगे चलते हैं। अब देखो जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलके सुक्रोज बना रहे हैं। अब सुक्रोज जब ग्लूकोज फ्रक्टोज से बनेगा तो ग्लूकोज फ्रक्टोज के बीच में एक बॉन्ड आएगा, उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहेंगे। कैसा होगा, अल्फा होगा या बीटा होगा। तो देखो OH आपका नीचे की तरफ है, OH आपका नीचे की तरफ है। अब नीचे की तरफ है तो जाहिर सी बात है अल्फा आएगा मैम। अच्छा, अब OH और H का रिमूवल कौन सी पोजीशन से हो रहा है मैम, एक बारी तो हो रहा है 1 से और एक बारी हो रहा है 2 से, इसलिए उसको मैं कहूंगी अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस तरीके से हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस डिसाइड करते हैं। चले अब हम जिक्र करते हैं बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में सिर्फ एक डिफरेंस होता है। रिड्यूसिंग शुगर्स आर दोज शुगर्स जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल योर टॉलेंज रिएजेंट, योर फेलिंग सोल्यूशन, योर बेनेडिक्ट सोल्यूशन, इनके साथ जो चीजें रिएक्ट करती हैं उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स में ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। वो कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं, टोलिन सोल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं, उन्हें मैं रिड्यूसिंग शुगर कह दूंगी। अच्छा, अब अगर किसी सोल्यूशन को, फेलिंग सोल्यूशन या टोलिन सोल्यूशन को रिड्यूस करना है तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक मौजूद रहना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट रहना चाहिए कि मैम उनमें एक फ्री एल्डिहाइडिक या फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिन शुगर्स में फ्री एल्डिहाइडिक फ्री कीटोनिक ग्रुप होगा उनको मैं रिड्यूसिंग शुगर्स कह दूंगी, और जिनमें फ्री एल्डिहाइडिक फ्री कीटोनिक ग्रुप नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग बन जाएंगे। मेक सेंस ऑफ कोर्स कि भाई रिड्यूसिंग शुगर्स कौन होती है, जो इन रिएजेंट्स को, जो हमारे फेलिंग सोल्यूशन है, टोलिन सोल्यूशन है, इनको रिड्यूस कर दे।
यानी कि उनमें एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। जिनमें एल्डिहाइड कीटोन नहीं है वो रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। अब सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड्स हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती है। इनके पीछे का क्या कारण होता है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट ये पॉइंट आपको सदैव 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 याद रखना है कि सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग है। सुक्रोज के अलावा जितनी भी आपकी डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपकी डाइसैकेराइड शुगर्स हैं, सबकी सब रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट सुक्रोज, ठीक है। चलिए, अब फेलिंग सोल्यूशन कैसे बनता है ये याद रखिएगा। एल्डिहाइड कीटोन्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि भाई हम लोग लेते हैं कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉल्ट लेते हैं कॉपर सल्फेट का, उसे रिएक्ट कराते हैं एक एल्कलाइन मीडियम में। एल्कलाइन मीडियम मौजूद होना जरूरी है इस रिएक्शन को होने के लिए, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। फिर हम लेते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, फिर हम उसको करते हैं हीट करने के बाद बन जाता है मेरा फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन में से जो मेरा Cu+2 आयन है वो उस शुगर के एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप के साथ एक्ट करता है और फिर मुझे मिलता है एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट। अगर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप उस शुगर में नहीं होगा तो मुझे लाल रंग का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी शुगर रिड्यूसिंग है? जो शुगर फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके मुझे लाल रंग का प्रेसिपिटेट दे रही है वो रिड्यूसिंग है, जो रिएक्ट करके मुझे लाल रंग नहीं दे रही है वो मेरी नॉन रिड्यूसिंग है। एज इजी एज दैट, ओके। ये देखिएगा, तो इसमें ये क्यों ब्लू क्यों है, ये लाल क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसमें Cu2O नहीं बना, इसमें Cu2O बन गया। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टोलेंस रिएजेंट के बारे में। जिस तरीके से हमने फेलिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल किया, सिमिलरली हम टोलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। टोलेंस रिएजेंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं अमोनियाकल AgNO3 का। अमोनियाकल AgNO3 के साथ एक सिल्वर मिरर बनता है, यानी कि एक ब्लैक कलर की Ag की प्रेसिपिटेट बनती है। आगे चलते हैं। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, ग्लूकोज को हम लोग रिड्यूसिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्लूकोज में क्या होता है यार, एक ना हेमी एसिटल ग्रुप होता है। इस हेमी एसिटल ग्रुप को जैसे ही मैं सोल्यूशन में डालूंगी तो जो ये हेमी एसिटल ग्रुप है ना ये खुल जाएगा। पहले देखो ये चेन बंद थी, अब ये चेन खुल गई। जैसे ही चेन खुल गई तो ग्लूकोज का जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो फ्री हो गया, और ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक ग्रुप जैसे ही फ्री हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होते ही रिएक्शन हो गया हमारा। अब अगर मैं बात करूं सुक्रोज की, तो सुक्रोज में क्या है, जो हेमी एसिटल और कीटल ग्रुप है वो फ्री है ही नहीं। अब अगर ग्रुप्स नहीं फ्री होंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा नहीं, एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनेगा तो हमारा रिएक्शन पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे रिएक्शन को होने के लिए फ्री एल्डिहाइडिक एंड फ्री कीटोनिक ग्रुप होना कति कति आवश्यक है, ठीक है। इतना हमने अभी तक पढ़ा है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हमें इसके बाद पढ़ना था हमारा जो ग्लूकोज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में। पर मैं एक बारी पहले चाहती हूँ कि ऑल ऑफ यू जस्ट वंस गो थ्रू योर एनसीईआरटी। वैसे तो मुझे ऐसा मुश्किल ही लगता है कि आप लोग एनसीईआरटी खोलेंगे, तो मैं ही आप लोगों के लिए यहाँ एनसीईआरटी खोल देती हूँ। एक सेकंड में पीडीएफ लगा देती हूँ, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम। और उसमें मैं कौन से पॉइंट्स चाहती हूँ कि आप लोग याद करें। वैसे तो एज अ होमवर्क आप सभी लोगों को ये भी पढ़ना चाहिए था, अभी ये भी अच्छे से पढ़ना चाहिए था पूरा का पूरा। हाँ, कहा क्या, ग्लूकोज के कैरेक्टर्स, ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज, सॉरी, ग्लूकोज, अरे ग्लूकोज मिल गया, ठीक है। सो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का है कि हाउ कैन यू से कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, या ये सारी चीजें हैं। इसके लिए अपने को कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ना है। एक बारी मैं खोल देती हूँ आपके लिए वो प्रॉपर्टीज, एक मिनट। हम्म, लग गया। हाँ, ऑल ऑफ यू एक बारी 2 मिनट के लिए, मैं 2 मिनट भी ज्यादा हो जाएगा, 30 सेकंड के लिए मैं खुद को हाइड कर रही हूँ। जस्ट वंस गो थ्रू कि यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट वंस गो थ्रू, समझना नहीं है, समझाऊंगी मैं, वो मेरा काम है। जस्ट वंस गो थ्रू, ठीक है, गो थ्रू वंस।
डन डन एवरीबडी। तो एक बार हमने क्या रफली, ऑफ कोर्स इतनी जल्दी तो तुमने नहीं पढ़ा होगा, बट मैं और ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती थी। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, तो इन्होंने बोला कि द स्ट्रक्चर वन ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर वन ऑफ ग्लूकोज कौन सा है, ऊपर जाते हैं ऊपर जाते हैं, ग्लूकोज कित है, ग्लूकोज ये रहा, ये वाला ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये खुला वाला, ठीक है, खुले वाले ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। The structure one of glucose explained most of its properties, but the following reactions and facts could not be explained by this structure. Basically, हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं between open chain structure of glucose and cyclic structure of glucose. ठीक है? I know it's glucose, but I really like saying glucose. तो अब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो एक बार मैं बस ऐसे रफली रीड करूँ, फिर मैं सारे रिएक्शंस आपको लिखवाऊंगी। डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3, ठीक है, बहुत बढ़िया। शिफ्ट टेस्ट क्या होता है, शिफ्ट रिएजेंट, इससे पिछले चैप्टर में खत्म कर लेना चाहिए था। The pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine, indicating the absence of free CHO group. अच्छा, free CHO group होता तो reaction हो जाता। Glucose is found to exist in two different crystalline forms, which are named as alpha and beta. Alpha form of glucose is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose. ठीक है। This behavior could not be explained by the open chain structure one of glucose. It was proposed that ये so basically हमें सीधा सीधा समझाना है कि हमारा क्लोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होता है वो किस तरीके का होता है, और ये सारी चीजें हमें करनी है। पर यहाँ पर ना कुछ पायरानोज स्ट्रक्चर, एनोमर्स वगैरह ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो एक बार इसको समझ लेते हैं फिर ये पायरानोज स्ट्रक्चर क्या होता है। जो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज होता है उसको हम फ्यूरानोज कहते हैं, क्योंकि वो फ्यूरान जैसा दिखता है। जो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारा ग्लूकोज का है उसको हम पायरानोज कहते हैं, क्योंकि वो पायरान जैसा दिखता है। मैं आपको बिल्कुल अच्छा, पायरान यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ हो रखा है, देखो पायरान है, पायरान जैसा ही हमारा ये ग्लूकोज दिख रहा है, इसलिए इसको हम पायरानोज स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ठीक है। सो जो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है उसको हम पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर कह रहे हैं, क्योंकि वो पायरान से सिमिलर है। नीचे फ्रक्टोज का जो आएगा ना, फ्रक्टोज में भी हम पढ़ेंगे कि फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरान से सिमिलर है, इसलिए उसको हम फ्यूरानोज कहेंगे। मैं नीचे आपको दिखा देती हूँ, कहीं आपको भरोसा ना हो, होता है कभी कभी बच्चों को नहीं होता है। देखो फ्यूरान से मिलता जुलता है, इसलिए उसको हम फ्यूरानोज कहते हैं। द टू साइक्लिक एनोमर्स, एनोमर्स क्या होते हैं मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट उसके लिए थोड़ी सी अलग माया लगानी पड़ेगी अपने को, ठीक है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन्वर्ट शुगर क्या होता है समझा दिया है आपको मैंने। पॉलीसैकेराइड्स, अब स्टार्च वार्च के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। मैं बस एक बार आपको गो थ्रू करवा रही हूँ कि भाई ये हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। मैं यहाँ पे मतलब तुम्हें ऐसे ही जबरदस्ती नहीं बिठा रखा है मैंने, और इसके बाद हमारा प्रोटीन्स शुरू हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगी अबाउट ग्लूकोज, और आप लोगों को सारे के सारे रिएक्शंस लिखने होंगे, ठीक है। चलो विंडो बदलते हैं और लगा देते हैं अपने पावर पॉइंट पे, ठीक है। सो वी विल बी राइटिंग अ फ्यू reactions and all of you have to note it down. ग्लूकोज को हम लोग ग्रेप शुगर कहते हैं, डेक्सट्रोज कहते हैं, या फिर ब्लड शुगर कहते हैं। इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है और 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको हम एल्डोहेक्सोस बोलते हैं। ये एक रिड्यूसिंग शुगर होता है और ये म्यूटा रोटेशन शो करता है। म्यूटा रोटेशन मतलब रोटेशन इसके अलग हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ग्लूकोज को रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर डूइंग दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। लिख लेना ऊपर, मैं सीधे रिएक्शंस लिख रही हूँ, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज लिख रहे हैं। तो पहला रिएक्शन है एल्डिहाइडिक ग्रुप है, सबसे ऊपर शो किया मैंने। उसके बाद फिर CHOH होल 4 शो किया मैंने। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने CH2OH लगा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर मैंने डाला HI रेड फॉस्फोरस। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में पूछा जाता है, कहीं तो मैं लगे मैं ऐसे तुमसे मेहनत करवा रही हूं। यहाँ पे बन जाएगा बेटा आपका हेक्सेन, ठीक है। N हेक्सेन हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि जो ये रेड फॉस्फोरस और HI है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अभी हिंट मिल जाएगा आपको जैसे ही मैं अगला रिएजेंट लिखूंगी।
NaBH4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? मुझे तो रिड्यूसिंग एजेंट लग रहा है, देख लेना तुम्हें जो लग रहा हो। सो NaBH4 डाला मैंने, साथ में मैंने सोडियम एंड मर्करी डाला, ठीक है। यहाँ पर भी मैं कुछ करवा रही हूँ, यहाँ पर भी मैं कुछ करवा रही हूँ, प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेंगे। यहाँ पे मुझे एनहेक्सेन मिलेगा, यहाँ पे मुझे सॉर्बिटोल मिलेगा। सॉर्बिटोल क्या होता है, बनाएंगे, लिख के लाए हैं आपके लिए सब कुछ है, देख देख के टेपा टेपी करके इधर उधर से, क्या यार ये पूछा जा सकता है, अच्छा ये सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें एक ही में करवाने का पूरा पूरा प्रयास रहेगा। तो इधर हमारा आ जाएगा सोर बी टोल। क्लियर है सभी को? सो दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। आप लोग इसी को लिखिएगा, मैं इसी में ही रेस कर दूंगी क्योंकि मैं टीचर हूं, मेरे पास ये प्रिविलेज होना चाहिए। ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स है बेटा, जस्ट इन केस आपको अभी तक आइडिया नहीं लगा है। रेड फॉस्फोरस एंड HI ये भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4 भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। बट आप देखो कि मैंने दो डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करे एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मुझे ऑब्टेन हुए। अब मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रही हूँ, 10 तक गिनती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगता है 13 तक गिनूंगी मैं? माधुरी दीक्षित थोड़ी हूँ। चलिए, सो यहाँ पर अब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बनाएंगे अपने। प्लीज इन्हें साथ साथ नोट डाउन कर लेना, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेगा बेटा। जो चीज एक बारी गैलरी में रहती है ना, वो फिर कभी भी कॉपी पर उतर नहीं पाती है, कभी नहीं उतर पाती है कॉपी, वो फिर डिलीट ही हो जाती है। जब फोन मैसेज डाल देता है ना कि स्टोरेज स्पेस भर गई है, तो तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कब तुम स्वाति मैम को डिलीट कर दोगे, है ना। सच ए सैड थिंग बट यस। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो मैं MOA लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा। मैं MOA लिख रही हूँ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को आप पूरा लिखेगा। सो MOA माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करेंगे हम लोग? टोलन, टोलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। लिखो, टोलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, बेनेडिक्ट कम्बरबैच नहीं आ रहा है, शर्लॉक होम्स नहीं आ रहा, एंड ब्रोमीन वाटर। अपने को क्या मिल जाएगा इधर, क्या मिल जाएगा? ड्रॉ करते नीचे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कभी बनाई देती, रुको एक और एरो बनाने दो मेरे को। स्ट्रॉन्ग, अभी ऊपर ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करूंगी तो बेटा मेरे को ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है, ऊपर आएगा COOH, इधर आएगा आपका CHOH4, नीचे आपका वही CH2OH, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रही हूँ मैं आपको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आपका नाइट्रिक एसिड यूज कर लिया मैंने। नाइट्रिक एसिड, नाम लिख लीजिएगा प्लीज, ग्लूकोनिक एसिड सारे के सारे, इसमें मिलेगा अपने को सैक्रिक एसिड, ठीक है। दिस इज योर ग्लूकोनिक एसिड। खून फीड कराना पड़ता है तुम लोगों को, फिर कहते हैं इतना स्लो क्यों पढ़ाती हो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे को, जब तक सारी चीजें समझ में आ रही है, तुम लोगों की दुआएं लगती है हमें। बस हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आप हमारे लिए करो। CHOH4, COOH, saccharic acid. Note it down. This is our equation number 2. इससे पहले we were talking about reducing agents. Now we're talking about oxidizing agents. We're just growing day by day. We're just growing. ठीक है, चलिए जल्दी से टेपिएगा आप इसको, आते हैं हम फटाफट से टेप। अच्छा मेरे पीछे छुप रहा है ये, रुको, छुप जाऊं मैं, छुप जाऊं अच्छे से, टेप लो टेप लो।
चलो जी, इतना ही टाइम मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। आगे चल, अच्छा मैं क्यों चलूँ आगे, मैं तो यही लिख सकती हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में। ठीक है, हमें फ्रक्टोज में ही ना ये सारे रिएक्शंस करा रही हूँ आपको, कि फ्रक्टोज में ही अगर हम लोग टोलेंस रिएजेंट डालेंगे, बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। उसमें ही अगर हम फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा। एंड अगर हम लोग मोलिश रिएजेंट डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा। उसके लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, अगला पेज करवा ही दिया आप लोगों ने। चलिए। पेन क्यों नहीं चल रहा ये। ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता रही हूँ मैं, कि अगर किसी बच्चे को लग रहा है बोर्ड्स के लिए ये वाला पॉइंट जो भी लिखवा रही हूँ, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर सीयूईटी एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो अगर फ्रक्टोज को मैं मोलिश रिएजेंट के साथ करवा रही हूँ तो MOLLISH मोलिश रिएजेंट के साथ करवा रही हूं तो क्या मिलेगा मुझको। एक वायलेट कलर मिलेगा, VIOLET कलर। ठीक है, अब अगर मैं फ्रक्टोज को टोलेंस रिएजेंट के साथ करवा रही हूं, TOLLENS टोलेंस रिएजेंट के साथ करवा रही हूं तो मुझे AG एज अ प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर इसको मैं फेलिंग सोल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा रही हूं तो मुझको CU2O मिलेगा। बट अगर इसको मैं ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करा रही हूं तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ग्लूकोज जो है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, पर फ्रक्टोज रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो क्या बेटा मैं ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल कर सकती हूँ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, क्योंकि फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में से एक चीज रिएक्ट कर रही है ब्रोमीन वाटर के साथ, वेरा जो दूसरी चीज है वो रिएक्ट नहीं कर रही है। तो नीचे ही आप प्लीज स्टार बना के लिख दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डबल स्टार बना के लिख दीजिएगा कि ब्रोमीन water can be used to differentiate, can be used to differentiate between glucose and fructose. Am I clear to all of you? Is it clear to all of you? ठीक है, now we will go back to our ग्लूकोज। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, 30 सेकंड का समय दे रही हूँ आपको, बहुत जल्दी खत्म है, बस फिनिश। इसके बाद बस पॉलीसैकेराइड पे अपने को सिर्फ स्टार्च के बारे में बात करना है, फिर फिनिश। देन वी हैव टू जस्ट टॉक अबाउट प्रोटीन्स, जो दूसरी क्लास में करूंगी मैं, चिंता मत करो, इतना ज्यादा लोड नहीं डालूंगी तुम्हारे ऊपर, इतना ज्यादा परेशान करूंगी ही नहीं मैं आप लोगों को। बेशक आराम से चिल होके रहो। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम खत्म। तो मैं लग रही हूँ मैं फोन में टाइमर लगा रही हूँ, तो मैं लगे कि मैं गप्पे गुप्पे मार रही हूँ। बीच क्लास में नहीं करती मैं ये सब, क्लास के बाद करती हूँ, क्लास में नहीं, टाइमर लगा रही होती हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं पीछे बढ़ते हैं। कभी कभी जीवन में पीछे जाना भी अच्छा होता है, ये लिख लिया होगा सबने। अब हम लोग यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं आपके फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन। और अगर तुम लोगों के हाथ दुख रहे हैं ना इतना सारा सब लिखने में, तो मैं तीसरी बार ही लिख रही हूँ ये सारा सब। ठीक है, विद इन अ सिंगल डे, पहले कच्चे नोट्स बनाए, फिर पक्के नोट्स बनाए, और फिर अब यहाँ पे तुम लोगों के लिए लिख रही हूँ मैं। टीचर से ज्यादा मेहनत करनी है, टीचर को तो बोर्ड का पेपर भी नहीं देना है, आप लोगों को तो बोर्ड में बैठना है बेटा। ऐसे कैसे हाथ दुखने लग जाएंगे। जब मैं अपने एग्जाम्स दिया करती थी ना, जैसे हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता था, तो ना बीच में ऐसी स्टेज आ जाती थी कि मेरे को ना क्वेश्चन का आंसर आ रहा होता था, फिर भी मैं सोचती थी कि मैं स्किप कर दूं क्या, कर दूं क्या मैं इसको स्किप, क्योंकि हाथ दुख गया था लिख लिख के। सामने वाले एकदम पैसेज रीडिंग वाला बढ़िया तरीके से आता है, पर इतना हाथ दुख जाता है, मैं सोचती हूँ क्या करूं यार, इतने नंबर के छोड़ देती हूँ ना 2-3 नंबर। और तो किया नहीं कभी मैंने ऐसा, क्योंकि मेरी मम्मी फिर बहुत पीटती मुझको, वो अलग बात है। H2N.NH
C6H5। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं, पानी का रिमूवल करवाना है। रुको बढ़िया तरीके से रिमूवल करवाते हैं। और ये दुक 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 वाटर दुक 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 दुक, और ये निकल गया। और ये एन घर जाके जुड़ जाएगा सीधा, कुछ है ही नहीं इसमें, माया ही नहीं है। इसको लिख लो, फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। दिस इज माय फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल। Okay, so what will be formed? CH double bond NH C6H5 CHOH डिट्टो, वो का वो बनाना है आपको, वो का वो बनाना है। CHOH होल 4 CH2H, काम खत्म। ठीक है, अब अगर CBSE 2014 का जो सवाल है मैं आप लोगों से यहाँ पूछ लूं तो आप घबराएंगे तो नहीं। CBSE 2014 का सवाल में अगर आपसे पूछ लूं कि इसको हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्ट करो, हाइड्रोक्सिलअमीन इज NH2OH, NH2OH, आई राइट द नेम, आप इतने रिएक्शन सोचिएगा। हाइड्रोक्सिल अमीन, करिए, हाइड्रोक्सिल अमीन करिएगा, बताइएगा। किस तरीके से होगा, कहीं देखो, पेन पेन पेन, अच्छा ग्रीन कलर का रंग लेके आपको समझाते हैं। ये जो H है ना, ये H थोड़ा सा लंबा रास्ता है पर कोई नहीं, माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, ये वाटर निकाल लेंगे हम। ये ऐसे तरीके से निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये निकल जाएगा और बीच में अपना यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH CHOH होल 4 CH2OH। ठीक है, अब देखो फिनाइल हाइड्रोजीन वाला केस एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। जब ग्लूकोज ने फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट कराया तो आपका ग्लिसरॉल फिनाइल हाइड्राजोन बना। अभी नाम मत लिखो, ग्लिसरॉल फिनाइल हाइड्राजोन बना। अब उसको मैं वापस से एक और मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद फिर वापस से एक और मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कराऊंगी और एंड प्रोडक्ट बनेगा मेरा ओसाजोन। तो आप लोगों से ना डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मुझे ग्लूकोज को ओसाजोन में कन्वर्ट करना है तो मुझे कितने मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन लगेंगे। तो आप ना यहाँ पर ऐसे स्टार बना के लिख दो, यहाँ पर है पेन 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 पेन, हाँ आप यहाँ पे स्टार बना के लिख दो कि 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन to make ओसाजोन। ठीक है, प्रोडक्ट को हम कहते हैं ओसाजोन। बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, ज्यादा हो गया तो 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं हम। ये तो क्या ओसाजोन ओस ऊस पढ़नी पड़ रही है, कहाँ बचपन बढ़िया था मैडम, सिर्फ ओस ऊस के बारे में पढ़ के काम खत्म हो जाता था, या ओसाजोन पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। Life is going to be tough as you will grow up. Life is going to be very, very tough. You just need to be tougher than that. ठीक है, लिख लिया। चलो जी आगे चलते हैं, हम भी पन्ना पलटते हैं, आप भी पन्ना पलटिएगा। ठीक है, हम भी पन्ना पलटते भाई, बिल्कुल इट्स लाइक 20 पेजेस के नोट्स बनाए तुम्हारे लिए बैठ के मैंने। So, आप भी पन्ना पलटेंगे, हम भी पलटेंगे, फिर हम बताएंगे कि क्या पढ़ना है। वैसे तो ये सवाल चलो छोड़,
तुम लोग घबरा जाओगे कि बहुत ज्यादा ना इधर उधर के सवाल पूछ रही है मैम। वैसे तो भी मैं तुम्हें रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ शुगर के बारे में बता रही थी कि भाई इनमें से कौन सा शुगर सबसे मीठा है। अभी तक हमने फ्रक्टोज के बारे में पढ़ा, इनवर्ट शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, इन सब के बारे में पढ़ा। तो इनमें से सबसे ज्यादा मीठा कौन सा है? बता दू, बता दू सबसे ज्यादा मीठा कौन है, सबसे ज्यादा स्वीट कौन है? स्वाति मैम नहीं बोलेगा कोई भी कमेंट सेक्शन में, देख लो फिर मैं ना बिल्कुल ही शर्मा जाऊंगी, ऐसे नहीं लिखना है। चलिए, सो फिर इनसे ग्लूकोज गले लगो, ये एक नेमोनिक है हमारा। आप लिखिएगा, मुझे हिंदी नहीं लिखनी आती है पर मैं फिर भी तुम लोगों के लिए इतने साल बाद हिंदी लिख रही हूँ। फिर इन से ग्लूकोज, ये नेमोनिक है स्वीटनेस के ऑर्डर का। फिर इनसे ग्लूकोज, यार कोई स्पेलिंग वेलिंग गलत हो जाए तो कर देना, गले लगो, ठीक है। फिर से फ्रक्टोज, सबसे ज्यादा मीठा फ्रक्टोज है। इन से है इनवर्ट शुगर, आईएस लिख रही हूं मैं, आप लिख लेना इनवर्ट शुगर। से है सुक्रोस, ग्लूकोज तो है ही। गले से है गैलेक्टोस, लगो से है लैक्टोस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा है आपका फ्रुक्टोज, फिर है आपका इनवर्ट शुगर, फिर है सुक्रोस, फिर है आपका ग्लूकोज, फिर है आपका गैलेक्टोस एंड देन है आपका लैक्टोस। फ्रक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर कहते हैं, सुक्रोज को हम केन शुगर कहते हैं, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं। ओके जी। चलिए, अब जो आर्टिफिशियल स्वीटनर वगैरह है उनके बारे में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, या डायरेक्टली वी विल गो टू पॉलीसैकेराइड? तो जो आर्टिफिशियल शुगर वगैरह वाला पार्ट है ना, वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। वैसे वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का मेजर मेजर पार्ट है, वो आ नहीं रहा है, पर फिर भी एक बार ही कर लेना, कहीं वो इसको इसी में ही इंक्लूड करके ना पूछ ले। वो सैकरिन, एस्पर्टेम, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आपके पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉलीसैकेराइड्स का तो जिनमें ज्यादा मतलब पॉलीसैकेराइड्स आर बेसिकली और नॉन शुगर, जैसे हमने पढ़ा था ना कि एक तो शुगरी पार्ट होता है, एक नॉन शुगरी पार्ट होता है। सो पॉलीसैकेराइड मीठे नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम नॉन शुगरी कहते हैं। अमोर्फस होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, कुछ भी ऐसी हरकत नहीं दिखाते हैं। तो पॉलीसैकेराइड में जो सबसे पहली चीज है जिसका हम जिक्र करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर स्टार्च। स्टार्च बेटा एक आपकी ऐसी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हर जगह यूज हो रही है, हमारे कपड़ों को क्रिस्प बनाने में। कपड़े जो व्हाइट कलर के कपड़े एकदम से वैसे खोते हुए एकदम से चर सी आवाज नहीं आती कपड़ों में, एकदम क्रिस्प कपड़े बनते हैं हमारे स्टार्च में। चावल में आपके स्टार्च प्रेजेंट रहता है, रोटी में आपके स्टार्च प्रेजेंट रहता है, हर जगह आपके स्टार्च मौजूद रहता है एंड इट इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्टार्च को हम लोग अमाइलम कहते हैं, पॉलीमर होता है ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज का। पॉलीमर क्या होता है? बहुत सारे ग्लूकोज एक दूसरे के साथ मिलकर स्टार्च बना रहे हैं, आप ऐसे मान लो। पॉली मीन्स मेनी, ठीक है, मर मीन्स यूनिट्स, तो बहुत सारे ग्लूकोज आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर स्टार्च बना रहे हैं। अब ग्लूकोज भी तो अपने अल्फा बीटा डी एल बहुत सारे होते हैं, तो अल्फा डी ग्लूकोज का आपका स्टार्च बना हुआ होता है। एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी मैं, एनसीईआरटी से सारी चीजें अंडरलाइन करा दूंगी मैं आपको। इसमें आपके अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोज आपका 20% होता है, अमाइलोपेक्टिन आपका 80% होता है। अमाइलोज आपका लीनियर होता है, अमाइलोपेक्टिन आपका ब्रांच्ड होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इनमें से लीनियर कौन सा होता है और ब्रांच्ड कौन सा होता है। उसके बाद फिर अल्फा डी ग्लूकोज आपके दोनों में रहता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दोनों में मौजूद रहता है। अब एनसीईआरटी खोलते हैं, इतना ही मैं लिख के आई थी, बाकी मेरे को लगा कि यार एनसीईआरटी में गिवन है तो क्यों ही लिखना है। कहाँ गयो, कहाँ गयो, यस ये रहा। सो स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड फॉर प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना मतलब स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर करके रखते हैं। रुको मेरे को छुपने दो एक बार, साथ साथ फटाफट से पढ़ते हैं 5 मिनट में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेती हूँ एंड देन वी विल स्टडी।
अब बढ़िया है, अब बढ़िया। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड फॉर प्लांट्स। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। अब ये रोटी रोटी तो स्टार्च से बनी हुई होती है। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज प्रेजेंट इन सीरियल। सीरियल माने ये जो अपने क्या कहते हैं यार इनको, गेहूं वगैरह हो गए। रूट्स, ट्यूबर्स। रूट्स माने जैसे आलू, आलू इज अ रूट, तो रूट न ट्यूबर होता है आलू तो, सॉरी हाँ ट्यूबर होता है अपना आलू। ये अपनी रेडिश हो गई, कैरेट हो गई, इन सब में आपका ये प्रेजेंट रहता है। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन ये। इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा। अब यहाँ पे लिख दो बच्चे एनसीईआरटी में, जो इस साइड में जगह है ना पॉलीसैकेराइड के नीचे खाली जगह है, यहाँ पे लिख दो अल्फा डी ग्लूकोज का बना रहता है। और इसके दो कंपाउंड्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन के बारे में भी यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत तरीके से फुल क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है। अमाइलोज वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल बोलो या वाटर लविंग बोलो एक ही बात है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है जो 15 से 20% स्टार्च से बना हुआ है, मतलब स्टार्च 15 से 20% अमाइलोज का बना हुआ है। केमिकली अमाइलोज इज अनब्रांच्ड है, मतलब लीनियर मान के चलो आप, लीनियर है, अनब्रांच्ड नहीं है। 200 से 1000 यूनिट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब अमाइलोपेक्टिन आपका 85% ऑफ स्टार्च को बनाए हुए है और ये ब्रांच्ड है। आपसे ना डायरेक्ट डिफरेंस पूछा जाएगा बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, इसलिए मैं आप लोगों को अभी बोल रही हूं कि लिख लो इसको, बिना किसी देरी के, बिना किसी दिक्कत के आप लिख लो इसको, ठीक है। जल्दी से चले अब आगे हम फटाफट से। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का डिफरेंस लिखना है। अमाइलोपेक्टिन इज सॉल्युबल इन वाटर एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 80% ऑफ स्टार्च। इट इज ब्रांच्ड चेन होता है, इसमें C1 C4 होती है और C1 C6 दोनों प्रकार के लिंकेजेस आपके इसमें प्रेजेंट रहते हैं। उसमें केवल आपका C1 C4 होता है, इसमें आपका C1 C6 लिंकेज प्रेजेंट रहता है। देखिए ये 1,4 अल्फा लिंक दिख गया आपको, 1,4 अल्फा लिंक दिख गया आपको। इस हिसाब से ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट रहते हैं। ये है आपका अमाइलोस। अमाइलोपेक्टिन में देख लो, जो लीनियर है उनमें 1,4 प्रेजेंट है, जो ब्रांचिंग हो रखी है उनमें 1,6 लिंकेज प्रेजेंट है। वो ये समझाना चाह रहा है कि भाई अमाइलोपेक्टिन में ना, अमाइलोपेक्टिन में लीनियर भी है और ब्रांच भी है। रुको मेरे को ना इसके लिए प्रेजेंट होना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि अमाइलोपेक्टिन में लीनियर भी है और ऐसे ब्रांचेस भी निकली हुई है। तो जो चीजें लीनियर बना रही है उनमें 1,4 लिंकेजेस प्रेजेंट है और जो चीज ब्रांच बना रही है उनमें 1,6 लिंकेज प्रेजेंट है। तो अभी अपने को अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन के बीच में जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई है। सो स्टार्च में बस इतना पढ़ना है। अगला हम आते हैं सेल्यूलोज में। सेल्यूलोज केवल और केवल प्लांट्स में होता है, ठीक है। इट इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन आवर plants and it is one of the most, not one of the most, it is the most abundant carbohydrate। ये लिखा भी है मेरे पीछे, लिखा है, मुझे वापस से छुपना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, it is the most abundant organic substance in the plant kingdom। जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट चीज क्या है पूरे के पूरे अर्थ पे? स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? डायमंड ना। नेचुरली एग्जिस्टिंग सब्सटेंस, naturally existing strongest substance is your diamond। similarly the most abundant organic substance की अगर मैं बात करूं that is going to be cellulose। क्योंकि पेड़ तो हर जगह है ना, छोटी से छोटी घास, बड़े से बड़े पेड़ में आपका सेल्यूलोज प्रेजेंट है। इसी सेल्यूलोज के तो पेपर बनते हैं हमारे, ठीक है। बुलेट प्रूफ ग्लासेस बनते हैं, इसी सेल्यूलोज की बात हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Cellulose occurs exclusively in plants. It is the most abundant organic substance in the plant kingdom. It is predominant in constituent of cell walls। plant के cell walls में आपके ये present रहता है। Cellulose is a straight chain। Cellulose जो होता है आपका वो straight बनाता है। जैसे इसमें अपनी ब्रांचिंग थी ना, इसमें किसी भी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं है, इसमें अपना एब्सोल्युटली सब कुछ स्ट्रेट है, ठीक है। इज अ स्ट्रेट चेन, पर इसमें बीटा लिंकेजेस होते हैं। ग्लूकोज में हमने, सॉरी स्टार्च में हमने क्या पढ़ा था? अल्फा लिंकेजेस, अल्फा डी ग्लूकोज लिंकेजेस थे। इसमें आपके बीटा लिंकेजेस प्रेजेंट है, बीटा डी ग्लूकोज लिंकेजेस है। अब मैं बात करती हूँ ग्लाइकोजन के बारे में। तो द एनिमल्स, द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कैसे स्टोर्ड रहता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। फिर जो वो ग्लाइकोजन है वो इंसुलिन उसको तोड़ता है, पैनक्रियाज वैनक्रियाज का खेल है, वो हमें जानना नहीं है।
तो ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च कहते हैं, प्लांट स्टार्च, दिस स्टार्च इज प्लांट का, ग्लाइकोजन इज हमारा स्टार्च, मतलब हमारे में फूड ऐसे स्टोर्ड रहता है, बिकॉज इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। अब देखो सुनो 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 सुनो, मैं इसको लिए मेरे को आना पड़ेगा। आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है, ए स्टार्च से, बी अमाइलोज से, सी अमाइलोपेक्टिन से, फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो हमें क्या याद रखना है कि भाई स्टार्च दो चीजों से बना है, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन का नाम बड़ा है तो अमाइलोपेक्टिन ज्यादा है, अमाइलोपेक्टिन स्ट्रेट भी है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड भी है। जिसका नाम बड़ा उसका सब कुछ बड़ा है, ठीक है, साइज भी बड़ा है उसका, ब्रांचिंग भी है उसमें, नंबर भी बड़ा है उसका, और अमाइलोपेक्टिन से स्ट्रक्चर मिलता जुलता है हमारी ग्लाइकोजन का, ठीक है। वापस से वापस जाते हैं हम, इट इज प्रेजेंट इन लिवर मसल्स एंड ब्रेन। जब हम लोग जिम जाते हैं, जैसे अब तो मैंने जाना छोड़ दिया तो मैं पढ़ाती हूँ, मैं जब जिम जाते हैं तो क्या होता है, यही ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है और अपने को एनर्जी मिलती है इससे। When the body needs glucose, enzymes break the glycogen to glucose. Glycogen is also found in yeast and fungi. ठीक है, बस ये बात है अपनी सारी की सारी। यहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स खत्म होता है। यहाँ पर तो पूरा बता रखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये सारी चीज अपने को नहीं पढ़नी है। एक चीज याद रख लेना कि इनुलिन क्या होता है, इंसुलिन नहीं, इनुलिन। इनुलिन एक ऐसी चीज है जो फ्रक्टोज का पॉलीमर है, जैसे स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है, ऐसे ही इनुलिन, लिख लो इसको, दो ही लाइन है। डहेलिया एक पौधा होता है आपका डहेलिया, उसमें मिलता है DAHLIA, एंड इनुलिन आपका फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। बस खत्म, कुछ भी नहीं करना है इसमें। जो भी चीज मेरे को ऐसी लगेगी कि आपके इसमें मिस आउट हो गई है, वो मैं एक अलग से सेशन बना के डाल दूंगी उसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगली जो आपकी क्लास होगी उसमें वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अमीनो एसिड्स एंड वाइटामिन, दोनों को साथ में डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि वाइटामिन जितना कुछ आपका खास है नहीं। सो आप मान के चल सकते हैं कि आपका आधा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप जो भी चीजें इसमें मैंने डिस्कस करी हैं, जो भी चीजें मैंने आपको समझाई है, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। So thank you for attending today's class, and please do let me know if you liked this session। अच्छा लगेगा मुझे आपके comments में देख के कि हाँ जी मैम सब समझ में आ गया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। It would mean a lot to me। एंड अगर हमारे इस चैनल पे कोई भी नया है तो प्लीज हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दे। एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर प्री बोर्ड्स। चिंता नहीं करनी है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है हमारी, इसी तरीके से अच्छा अच्छा परफॉर्म करेंगे हम और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आएंगे। हैव फेथ ऑन योर सेल्फ एंड ऑन मी, ऐसे नहीं डूबने देंगे तुम्हें। ओके चलिए, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से आपकी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।